सुबह 11 बजे तक माना जा रहा था कि स्पीकर के नाम पर आम सहमति बन जाएगी, लेकिन फिर अचानक हवा का रुख बदल गया और विपक्ष ने अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार तय किए गए तो कांग्रेस के सांसद के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार। विपक्ष ने कहा कि अगर सरकार डिप्टी स्पीकर का पद देगी तभी स्पीकर पर आम सहमति बनेगी। दूसरी ओर एनडीए ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी शर्तें ठीक नहीं है। अब दोनों ओर के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। देश के संसदीय इतिहास में यह 5वां मौका होगा जब स्पीकर पद के लिए एक से अधिक उम्मीदवार मुकाबले में हैं। अब दोनों ओर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले एनडीए के नेताओं ने अमित शाह के साथ बैठक की है, तो रात के 8 बजे इंडिया गठबंधन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक करेंगे। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मसला स्पीकर पद के चुनाव का नहीं, बल्कि जोर, आजमाइश और ताकत का है। 10 साल बाद एनडीए थोड़ा कमजोर है तो विपक्ष को अपनी ताकत बढ़ने का एहसास हो रहा है, लिहाजा खींचतान ज्यादा है। दोनों ओर स्पीकर पद का चुनाव लड़ने की तैयारी। एनडीए ने ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है तो विपक्ष ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के सुरेश को। No, number is not an issue. I already told. This is the government is breaking the convention of the Lok Sabha. Speaker post will be the ruling party, then deputy speaker will come to opposition. भारत के संसदीय इतिहास में अब तक 4 बार स्पीकर चुनाव के लिए 2 प्रत्याशी उतर चुके हैं। 3 बार वोटिंग भी हुई है। ज्यादातर बार पक्ष और विपक्ष की आम सहमति से स्पीकर का नाम तय हो जाता है। इस बार भी ऐसी ही उम्मीद थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष से बात भी कर रहे थे, लेकिन अचानक बातचीत डिरेल होने के संकेत मिलने लगे। जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। दोनों ओर से जिद पर अड़े रहने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि समर्थन की शर्त रखने वाली राजनीति की निंदा होनी चाहिए। एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। सभी को साथ लगन लेके जाना है तो सभी की सुननी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वो अध्यक्ष पद का उम्मीदवार भी वही बोलेंगे और बातचीत का ढंग क्या होगा, बातचीत का रूप क्या होगा, बातचीत के नियम क्या होंगे, वो भी वही बताएंगे। इस प्रकार से बातचीत नहीं होती। अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष और सरकार के बीच बात बिगड़ गई और अब चुनाव की नौबत आ गई। सुबह 11:15 बजे राजनाथ सिंह के दफ्तर में बैठक बुलाई गई थी। एनडीए के सभी सहयोगी समय से पहुंच गए। 5 मिनट बाद अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचे। इसके बाद एनडीए की बैठक शुरू हो गई। करीब 10 मिनट बाद डीएमके के टीआर बालू पहुंचे। राजनाथ सिंह ने टीआर बालू के साथ अलग से बैठक की। बालू नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन जब केसी वेणुगोपाल पहुंचे तो उन्होंने शर्त रखी कि सरकार विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद देने का वादा करे। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि डिप्टी स्पीकर पद पर चर्चा बाद में होगी और जब भी होगी विपक्ष से सलाह ली जाएगी। केसी वेणुगोपाल डिप्टी स्पीकर पद की मांग पर अड़े रहे और जब बात नहीं बनी तो विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। हम मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर नामांकन भराया तो दुख की बात है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ है और एक कंसेंसस के माध्यम से ही स्पीकर का नियुक्त होता है। We are ready to support speaker. We are ready to support speaker suggested by the BJP or the government side, provided they should also honor the opposition status. And UPA was in power 10 years. All the 10 years we given deputy speaker to NDA, BJP. There is no problem for that at all. के सुरेश कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं। पार्टी चाहती थी कि उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष ने बात नहीं मानी। अब उन्हीं को विपक्ष ने स्पीकर का उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के पास स्पीकर की हो जाती है।
और अपोजिशन के पास जस्टिस वैकेंसी जाती थी। इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां भी के सुरेश के समर्थन में है। आप ये देखिए कि इनको प्रोटेम स्पीकर होना था, नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष के ये साझा उम्मीदवार तो ये संदेश कई लोगों तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। कई लोगों को अपने कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े। इनकी दादागिरी तो आप जानते हो कि पिछली बार अकेले ओम बिरला जी रहे, कोई उपसभापति ही दे दिया नहीं। अब की बार तो विपक्ष बहुत ताकत में खड़ा हुआ है। तो भाई जनतंत्र को अगर मानते हो तो ये बात आती है ना कि उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इंडिया ब्लॉक ने भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नहीं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। उधर टीएमसी कह रही है कि के सुरेश को उम्मीदवार बनाना कांग्रेस का एक तरफा फैसला है। अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन अभी कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है, and unfortunately this has been a unilateral decision. कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। खेल संख्या बल का है। इंडिया गठबंधन के 235 सांसद हैं और एनडीए के 293, लेकिन सियासत में ऊंट कब किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। आज तक ब्यूरो। तो आंकड़े के हिसाब से देखें तो एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन, तो स्पष्ट होता है कि स्पीकर के चुनाव में किसकी जीत होगी। लेकिन अगर एक परंपरा के तौर पर देखें तो क्या कुछ और सवाल उठ सकते हैं? क्या विपक्ष को भी उसकी जगह देने की बात हो तो कुछ और सवाल उठ सकते हैं? क्योंकि जब स्पीकर की बात आती है तो पार्टी से ऊपर उठकर एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे पद की बात आती है जो लोकसभा का संचालन कर सके। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। तीनों ही सांसद हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, सुखदेव भगत कांग्रेस का पक्ष और प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी की तरफ से हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। सुधांशु जी, चाहे हम मेरा ख्याल है वीपी सिंह के दौर को देखें, नरसिम्हा राव के दौर को देखें, हम वाजपेयी जी के दौर को देखें, हम यूपीए के कार्यकाल को देखें, ये कन्वेंशन दिखता है, यह परंपरा दिखती है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष की पार्टी को दिया गया। तो अब क्यों नहीं? हम 19 से 24 तक तो कोई डिप्टी स्पीकर ही नहीं रहा, लेकिन अभी क्यों नहीं? क्या अगर ये विपक्ष मांगता है, ये बात कहता है तो वो गलत है? देखिए, जहां तक संसदीय परंपराओं की बात है, इस देश में अनेक प्रकार की अच्छी, स्वस्थ, प्रभावी संसदीय परंपराएं रही हैं। और इस विषय के ऊपर अगर विपक्ष खुले मन से बात करता तो निश्चित रूप से बात बन सकती थी। परंतु यदि हम संसदीय परंपराओं की बात कहें तो ये बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार हुआ हो? यह संसदीय परंपरा के हिस्से की बात थी। जिस प्रकार का वातावरण पिछली बार दिखा, कभी ऐसा हुआ है कि जो लोग अपने अपने दल के नेता हों, मैं लीडर द हाउसेस की बात कर रहा हूं अपनी पार्टी के, कोई सामान्य सांसदों की बात नहीं, उन्होंने किताबें फेंकी हों, माइक उखाड़े हों, मेज के ऊपर चढ़कर नृत्य जैसा किया हो, तो संसदीय परंपराओं को लेकर बहुत सारी चीजें पिछली बार से अब तक रही। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, ऐसी बात नहीं कि हम उसके लिए तैयार नहीं थे, पर संसदीय परंपरा का पहला शर्त यह था कि पहले आप ये कहते कि हम सर्वसम्मति से तैयार हैं इसके लिए, फिर बात करते। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि स्पीकर से पहले डिप्टी स्पीकर की बात हो। अब स्पीकर से पहले डिप्टी स्पीकर की बात न परंपरा की दृष्टि से उचित है, न तर्क संगतता की दृष्टि से उचित है। तो ये जो इनके कहने का विचार था वो बहुत युक्तिसंगत नजर नहीं आता है। और ये एक नहीं, अनेक बार ऐसा हुआ है पिछले संसद सत्र में, पूर्ववर्ती संसद सत्रों में। अगर हम ये कहें तो 2014 और 19 में यह विषय क्यों नहीं उठा? इसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि इस बार ताकत बढ़ गई है, और ताकत बढ़ गई है तो परंपराओं को चुनौती भी बढ़ गई है। अन्यथा ये स्वस्थ ढंग से आते, बात करते, जैसा कि शुरुआत रक्षा मंत्री जी की तरफ से हुई थी, तो मुझे लगता है, और जिस तरह के समाचार हैं, अब मुझे ये तो नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ, कि बड़ा घटक दल इनका तैयार भी हो रहे थे, मगर फिर अचानक कुछ हस्तक्षेप हुआ। और अभी जो आप ही के चैनल में दिखाया जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो कह रही है हमें तो कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। तो मुझे लगता है परंपराओं की बात तो पहले वो करे जो अपने गठबंधन में परंपरा का पूर्ण निर्वाह कर रहे हो।
अभी तो वहीं से लेके समस्याएं हैं। अगर ये समाचार में है कि टीआर बालू आके बैठे थे और वो हाँ कर चुके थे, तब केसी वेणुगोपाल आते हैं, तो ये परंपरा थी या ये कांग्रेस की बुलिंग टैक्टिक्स थी कि भाई हम लीड लेंगे एंड यू विल हैव टू फॉल इन द लाइन और आपको हमारा पीछे आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सुधांशु जी, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, आप ही की पार्टी से जुड़ी है कि व्हिप जारी किया गया है कि सभी सांसद वहां पर मौजूद रहें। स्पीकर का चुनाव जब चलेगा, बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए ये व्हिप जारी किया है। सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है एक स्पीकर के चुनाव के लिए। अगर पूर्ण आंकड़ों को देखें तो पूरी तरीके से संभव है कि एनडीए के ओम बिरला ही स्पीकर होंगे, लेकिन उसके लिए सभी सांसदों को वहां रहना जरूरी है, क्योंकि इस समय लोकसभा की जो स्थिति है, जितना फासला कम हुआ है ऑपोजिशन और रूलिंग कोalition के बीच, उसमें सीधे तौर पर एक एक वोट जरूरी होता है। सुखदेव भगत जी, जो बातें सुधांशु जी कह रहे हैं और सीधे तौर पर बीजेपी के जितने भी नेताओं की तरफ से ये बातें कही गई है, कहा गया है कि आप लोग केवल सीधे सीधे कह रहे थे कि डिप्टी स्पीकर पे पहले बात करो, फिर स्पीकर की बात होगी। क्या इस तरह की बार्गेनिंग अव्वल कांग्रेस की तरफ से की गई? दूसरा, अगर ये किया गया तो क्या ये उचित था संसदीय परंपरा की ही दुहाई देते हुए? निश्चित रूप से सुधांशु जी एक सीनियर व्यक्ति हैं और दुख ये होता है उनकी प्रवृत्ति जो है, सुधांशु जी की प्रवृत्ति नहीं मैं कह रहा, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति वो छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति हो गई है, अतीत में झांकने की प्रवृत्ति हो गई है। एक स्वस्थ परंपरा की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा 19 से हमारा डिप्टी स्पीकर का पद हमारा खाली है। इसके पहले जब भी जो संसद जो है लोक लज्जा से चलती है, संसदीय परंपराओं से चलती है, अगर विपक्ष की यह बात आई है कि संतुलन अगर उसमें बात है, समन्वय की बात है, नियंत्रण की बात है और डिप्टी स्पीकर देने में इन्हें क्या बात थी, जिन शर्तों की ये बात करिए तो स्वयं शर्त लगा रहे हैं। मानता हूं कि ये लोकतंत्र में संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जनादेश इन्हें मिला है तो जनादेश मनमानी के लिए नहीं मिला है, जनादेश मिला है संसदीय परंपराओं को निर्वहन हम कैसे करें और उनको दायित्व बोध इन्हें होगा, संसदीय परंपरा को बोध होगा, तो मैं समझता हूं ये नौबत नहीं आती। हम तो उनका समर्थन करने के लिए तैयार थे, लेकिन जिस प्रकार इनके विचारों में मैं समझता हूं विचारों में परिवर्तन आया और हमारे खड़गे साहब इतने सीनियर लीडर हैं, उनकी बातों की भी जिस प्रकार अवहेलना की गई है, एक स्टार्ट में प्रारंभ इन्होंने कब से किया कि परंपराओं कैसे उन्होंने अवहेलना की। के सुरेश जी सबसे सीनियर व्यक्ति थे, उनको उन्होंने प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया, दलील इंटरप्रेट अपने तरीके से के मनुकूल, उनके जो मनुकूल है उस तरह से उन्होंने इंटरप्रेट किया। क्या यही संसदीय परंपरा है? क्या सदन की यही खूबसूरती है? मैं समझता हूं और बार बार मेरा एक उनसे अनुरोध भी है कि छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति त्यागे, अतीत में झांकने की प्रवृत्ति त्यागे। ईश्वर ने 2 आंखें आगे दी, आगे सोचे कैसे हम लोकतंत्र को और मजबूत करें, कैसे संसदीय परंपराओं को मजबूत करें, उनकी बातें करें तो मैं समझता हूं बेहतर होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इतिहास की तरफ न देखें, हालांकि मैं आपसे टीएमसी वाले सवाल पे भी आऊंगी क्योंकि अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया कि नहीं उनको पूछा गया, लेकिन मैं पास्ट नहीं मैं प्रेजेंट की ही बात अगर करूं प्रियंका जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि अभी जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स को ही हम देख लें तो वहां कहीं भी डिप्टी स्पीकर विपक्ष का नहीं दिखता है। तो एक परंपरा होती है तो राज्य में, केंद्र में, हालांकि ये किसी भी तरह की संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है इसके साथ जुड़ी हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, यहां पर डिप्टी स्पीकर का पद या तो रिक्त है या फिर जो पार्टी रूलिंग है या कोalition रूलिंग है उसी का नजर आ रहा है। प्रियंका जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, परंपरा बदलने की शुरुआत जिन्होंने की तो उनको उन्हीं की दवाई देने का समय आ गया है। तो जैसे आप फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रही हैं, जैसे सेंटर में ये लोग कर रहे हैं कि बगैर डेप्यूटी स्पीकर आपने 5 साल चला लिया, उससे पहले के 5 साल में थंबी दुराई जी डेप्यूटी स्पीकर थे जो इन्हीं के एक अलायंस पार्टनर थे। तो परंपरा तो बदलना आपने शुरू किया। एलओपी की पोजीशन हटाना, वो 10% का हवाला देकर कहना कि हम एलओपी को सम्मान नहीं देंगे और बाकी सारी संसदीय मर्यादा हो, 150 से ज्यादा आप एमपीज को बर्खास्त कर देते हैं।
फिर आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं जब आपको मनचाहा, जब मनचाहा आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं, जब मनचाहा डिस्कशन नहीं होता है बिल पे। तो जो संसद की परंपरा बदलने का काम सिलसिला शुरू हुआ, उसको ठीक करने की भी जिम्मेदारी इन्हीं की आएगी। तो आप जो हवाला दे रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर में आप देखिए वेस्ट बंगाल में नहीं, यहाँ पर नहीं, वहां पर नहीं, ये उसी का नतीजा है जो हम केंद्र में देख रहे हैं। तो अगर केंद्र में ही इस तरीके की राजनीति चलती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि क्योंकि हमारे पास सत्ता बल है, हमारे पास संख्या है, तो हम अभी मनमानी करेंगे। अरे अच्छा ये होता, आप तीसरा टर्म शुरू कर रहे हैं, आपके पास बहुमत नहीं मिला है। बहुमत नहीं मिलने के कारण क्या क्या कहे गए हैं, जैसे आपने संसद की परंपराओं को दरकिनार किया, आपने प्रजातंत्र का गला घोटा, आपने महंगाई को दरकिनार किया, आपने युवाओं की बेरोजगारी को ध्यान नहीं दिया, आपने महिला सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया, आपने बढ़ती महंगाई का ध्यान नहीं दिया, आपने भ्रष्टाचार का ध्यान नहीं दिया। इसलिए आपको 240 पे लाकर जनता ने भेजा। और आप दिखाने का एक नैरेटिव शुरू करना चाह रहे हैं कि ये तो कंटिन्यूटी है, वही एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे, वही फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, वही आपके डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे, वही कंटिन्यूटी आप दिखाकर स्पीकर को भी वही ला रहे हैं। स्पीकर कौन है? अभी मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, आप बताइए कि स्पीकर की जिम्मेदारी क्या होती है? संवैधानिक पद से ऊपर हटकर प्रजातंत्र के नियम कानून का पालन करना, चाहे आप सत्ता पक्ष में हो या आप विपक्ष में हो। पर इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने एक महिला सांसद को डिस्क्वालीफाई किया एक पैनल के माध्यम से, फिर इन्होंने 115 से ज्यादा सांसद एक ही दिन में बहिष्कार किए कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 3 इंपॉर्टेंट क्रिमिनल बिल्स आए, वो बगैर बहस के पार्लियामेंट में पास कर दिए गए। फिर आपने शिवसेना जब पार्टी टूटी थी, सबसे पहले आपने उनको बुलाकर, जो टूटा हुआ हिस्सा था, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी, आपने निर्णय किया कि पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफिस उनको दे दिया जाएगा। तो अगर आप इस तरीके काम करेंगे तो हम बार बार हम कहेंगे कि अब जनता ने हमें भी भरोसा जताकर ज्यादा जिम्मेदारी दी है, तो हम भी स्पीकर, अगर आपने ये सम्मान दिया होता कि हाँ डिप्यूटी स्पीकर हम आपका बिल्कुल हम बात करेंगे। और ये मैं बात बता दूं सुधांशु त्रिवेदी जी, ऐसा कोई उनके सामने ये नहीं रखा गया था, पहले आप डिप्यूटी स्पीकर बताइए तभी हम स्पीकर का समर्थन करेंगे। क्या आप हमें यह आश्वासन दीजिए, आप फोन करिए, और राजनाथ सिंह जी का फोन पलट कर ना जाना, वो उसी में एक सबसे बड़ा संकेत है कि वो शायद इसके लिए तैयार नहीं है। सुधांशु जी देखिए, प्रियंका जी सांसद हैं तो उन्हें बात सही ढंग से कहने चाहिए। उन्होंने कहा 10% का बहाना बनाकर नेता प्रतिपक्ष न देना। मेरे विचार से ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात किसी सांसद को नहीं कहनी चाहिए। जैसे संविधान में व्यवस्था है कि 50% सांसद जिसके होंगे वही प्रधानमंत्री का शपथ लेगा और 10% जिसके होंगे वही नेता प्रतिपक्ष होगा। तो कोई ये नहीं कह सकता हम सबसे बड़ी पार्टी है तो अब 50% का बहाना मत बनाइए, हमको प्रधानमंत्री मान लीजिए। तो 50% पार करके ही प्रधानमंत्री माना जाएगा, तो 10% पार करके नेता प्रतिपक्ष माना जाएगा। ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें परंपरा की बात नहीं है। हमने पूरा सम्मान दिया। आपको याद हो जब नई संसद का समय था, 75 वर्ष पूरे होने का कार्यक्रम था, आप भी उस समय रही होंगी इसमें जो सेंट्रल हॉल में, तो अधीर रंजन चौधरी जी मंच पे थे ना, विधिवत थे, पूरे उसी ढंग से उनका भाषण हुआ जैसे नेता प्रतिपक्ष का होता है। तो हमने उस परंपरा का निर्वाह किया कि एक ऐतिहासिक अवसर है, उस समय पर भले ही वो टेक्निकली नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, पर अगर हम माने तो सैद्धांतिक दृष्टि से हमने उनको व्यवहारिक दृष्टि से मानते हुए उसका सम्मान दिया। परंतु यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा, हमने तो सारे एनडीए के सहयोगी दलों के साथ तय किया था कि ओम बिरला जी होंगे। एक तो मैं उनका साधुवाद दूंगा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि विपक्ष ने कहीं नहीं दिया है तो वो ठीक है, मगर हमें यहां पे चाहिए। चलिए, हमने तो ओम बिरला जी का नाम किया ना, आपने क्या सारे दलों से बात करके बताया कि हमारी तरफ से डिप्टी स्पीकर कैंडिडेट होंगे? तब आम सहमति बनेगी ना दोनों पे, भाई हमारी तरफ से ये, हम आपकी तरफ से ये। यहां तो छोड़िए, नाम तो छोड़िए, अभी किसी को यही नहीं पता है कि किसकी किससे बात हुई है, किसने किसको बात कही है। जो दोनों घटनाएं मैं क्या रिपीट करूं, अभिषेक बनर्जी जी कह रहे थे हमसे तो बात ही नहीं हुई है, उधर पता चला कि टीआर बालू जी राजनाथ जी कमरे में बात कर रहे थे, पीछे जाके केसी वेणुगोपाल पहुंच गए। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी इनका खुद ही किसी प्रकार का डिप्टी स्पीकर का तय ही नहीं। अच्छा, देना है तो किसको देना है यही बता देते, कि कांग्रेस को देना है कि फलाने को देना है, ये तक नहीं पता है। व्यक्ति छोड़िए, दल तक नहीं पता है, और हम अपने राज्य में देते नहीं है, मगर हमें चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह की जो व्यवहार है ये बिल्कुल भी संविधान की और नैतिकता और मर्यादा के अनुरूप नहीं। और वैसे मैं एक और बात कह दूं, जो संवैधानिक गरिमा की बात करते हैं तो याद करिए, इस देश में सर्वोच्च संवैधानिक संस्था कौन है? एग्जीक्यूटिव बॉडी, हाईएस्ट, यूनियन कैबिनेट है ना। यूनियन कैबिनेट का ऑर्डिनेंस अगर पब्लिकली फाड़ के कोई फेंक दे तो क्या हुआ? वो संविधान खतरे में नहीं हुआ, वो संविधान के चिन्ह उड़ाना नहीं हुआ।
तो वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो संवैधान। ये बताइए, संविधान ये यूनियन कैबिनेट से ऊपर नेशनल एग्जीक्यूटिव नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बन गई, नहीं वो तो कोई संविधान का उल्लंघन नहीं था। दैट वॉज अ सेक्युलर सिम्फनी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो तो कहीं कोई समस्या ही नहीं थी। एनएसी की चेयरमैन जिनको सिर्फ कैबिनेट का रैंक था, उनकी बड़ी फोटो लगती थी और प्रधानमंत्री की छोटी फोटो लगती थी। एनएसी की चेयरमैन को सर्वोच्च न्यायालय के कहने पे इस्तीफा देना पड़ा था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में सोनिया गांधी जी को 2006 में, याद करिए, क्योंकि वो असंवैधानिक माना गया था और तब उन्हें रीइलेक्ट होकर आना पड़ा था। ये शायद 2006 या 2007 की बात है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, संवैधानिक जो व्यवस्थाएं होती हैं या संवैधानिक परंपराएं होती हैं, उनको अगर आप देखें, तब देखें या अब देखें, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि इनका आचरण क्या है, और बिल्कुल इनकी बातों से, आचरण से जनता को साफ साफ दिखता हुआ चला जा रहा है। चलिए, प्रियंका जी आपसे इत्तेफाक नहीं रख रही हैं, उनके चेहरे की मुस्कान, हंसी एक तरह से मैं कहूंगी कि बता रही है। प्रियंका जी मैं आती हूं, लेकिन सुखदेव जी फिर कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा इतिहास में पीछे जा रहे हैं, पर सुखदेव जी अभी का बताइए, क्यों टीएमसी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनसे चर्चा नहीं की गई है? अब चर्चा हो गई है। मैं स्पष्ट कर दूं, हर रणनीति खुलासा नहीं की जाती। सुधांशु जी से मैं फिर कह रहा हूं कि जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, मैं थोड़ा स्मरण इन्हें दिला दूं। ये अतीत में तो जा ही रहे हैं। संसद भवन जो हवाला दे रहे पीछे, जो इसके अध्यादेश फाड़ने की बात आ रही है, सर्वोच्च सदन है हमारा, यह सर्वोच्च पंचायत है देश का। क्या महामहिम राष्ट्रपति जी को आपने उद्घाटन में बुलाया था क्या? क्यों नहीं बुलाया? इसका पहले वो जवाब देना। वो कस्टोडियन है, उसको आपने बुलाया नहीं है और उदाहरण किसी और को दे रहे हैं। मैं समझता हूं, इसलिए मैंने बार बार कहा कि अगर कोई कमी कहीं पे रह गई, वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता। हम आदर्श सेट करें, हम आदर्श लेकर चले कि स्वस्थ परंपराएं क्या हो सकती है, संसदीय परंपराएं बेहतर क्या हो सकती है। हम इस आदर्श स्थिति को लेकर चले, ना कि कमियों को लेकर चले। आप जिन चीजों को उदाहरण दे रहे हैं, आपके लिए वो आदर्श हो सकती है, हमारे लिए आदर्श हमारा संविधान है, संसदीय परंपरा है, लोक लज्जा से हमारी चीजें चलती है, लोकतंत्र लोक लज्जा से चलती है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है तो लोक ये लोभ में बदल गया है और लज्जा तो इनके पास रही नहीं है। तो इस स्थिति से ये सदन हमारा नहीं चल सकता। और इनको ये कैसे पता किनसे हमने बात की है, किससे नहीं किया, रणनीति खुलासा नहीं की जाती है। प्रियंका जी, अगर आंकड़ों को हम देखते हैं, नंबर्स को देखते हैं, तो ये साफ तौर पर समझ में आता है कि ओम बिरला के पक्ष में वो सारे आंकड़े हैं, वो एक बार फिर स्पीकर हो सकते हैं। तो मंशा सबसे बड़ी क्या रही, और क्या आपकी पार्टी से भी चर्चा हुई, इंडिया गठबंधन के भीतर एक बैठक हुई कि डिप्टी स्पीकर का पद भाई अभी नहीं एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है, तो हम सब के सुरेश को खड़ा करेंगे? के सुरेश क्या ऑपोजिशन के कैंडिडेट हैं सर्वसम्मति से? तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि इस समय पे, क्योंकि सरकार को तो जिम्मेदारी मिली है, विपक्ष को भी जिम्मेदारी मिली है, और हम लोग सब एकजुट होकर ये लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ेंगे। उसी की परंपरा को लेकर हमने के सुरेश जी जो हैं वो पूरी आई थिंक इंडिया अलायंस के ऑपोजिशन कैंडिडेट रहेंगे। और हमने ये भी कहा है कि अगर आप ये आश्वासन दे देते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राजनाथ सिंह जी इतने सीनियर लीडर हैं, वाजपेयी जी के समय से वो काम कर रहे हैं पार्लियामेंट में, मोदी जी उनके बाद में आए हैं, पर वो आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं, डिप्टी स्पीकर की परंपरा वो नहीं समझ पा रहे हैं। जो वाजपेयी जी के साथ काम कर रहे थे, और वाजपेयी जी ने डिप्टी स्पीकर की परंपरा भली भांति निभाई, उसके बाद यूपीए ने निभाई, अब वो ये नहीं साहस जुटा पा रहे हैं। मैं माफ भी चाहूंगी, पर साहस ही शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वो कहें नरेंद्र मोदी जी को कि नरेंद्र मोदी जी, आपको 270 से कम मिले हैं, अब समय आ गया है कि सबको साथ लेकर चले, विपक्ष को साथ लेकर चलना हमारी अच्छी भूमिका दिखेगी, और जो जनता है, जनता में भी संदेश जाएगा कि हम संसद की जो परंपरा है उसको निभा रहे हैं। अब बस एक चीज और कहना चाहूंगी कि यहाँ पर सुधांशु जी, खैर वो इतिहास में तो जाते ही हैं, पर पिछले 2 डिबेट में मैं उनके साथ हूँ, वो थोड़ा वॉट अबाउटरी में भी जा रहे हैं, और उनका ध्यान इसमें ज्यादा है कि विपक्ष क्या कर रहा है, और सत्ता पक्ष से जवाबदेही नहीं मांगी जानी चाहिए, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं उनसे बस ये कहना चाहूंगी, उन्होंने मुझसे कहा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 10%, तो मैं बस ये कहूंगी, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक लाइन लिखी रहना
पर फिर भी उसको दरकिनार कर परंपरा को निभाया जाता है। और ये परंपरा तभी भी निभाई गई थी जब सिर्फ 2 एमपीज थे भारतीय जनता पार्टी के, और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था नहीं, बाकायदा एक एलओपी होना चाहिए, भले ही 10% कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिला था। तो ये परंपरा जो रही है, परंपरा बिगाड़ने का काम जो आपने किया बगैर डेप्यूटी स्पीकर के, आपने पूरा 5 साल टर्म चलाया है। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। पता नहीं आप लोग जिम्मेदारी से अभी भी क्यों भाग रहे हैं, अभी भी वही अहंकार दिखा रहे हैं। तो हाँ, मैं कहूंगी अगर शिवसेना को वोट करना पड़ा, हम बिल्कुल के सुरेश जी के साथ वोट करेंगे, और हम लोग सब इंडिया अलायंस के स्पिरिट में खड़े हुए हैं। सुधांशु जी, क्या वाकई पार्टी में कोई विचार नहीं, मतलब गठबंधन में कोई विचार आप लोग कर ही नहीं रहे हैं, डिप्टी स्पीकर चाहिए ही नहीं? अगर एक परंपरा रही है, जो चीज प्रियंका जी कह रही है, उस बात को आगे बढ़ाते हुए कि क्या कुछ चीजें जो लिखी नहीं रहे पर परंपरा का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि स्पीकर के साथ वो विश्वास सांसदों का जुड़ता है, क्या आप लोग इस पर विचार भी नहीं करने वाले हैं, या अभी विचार चल रहा है? मैं बता रहा हूं। देखिए, मैं प्रियंका जी से कहूंगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी से बाज आना चाहिए। मैं सदैव तथ्य रखता हूं, वाटर बाउटरी नहीं करता हूं। आपने कहा जब 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी तो भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रतिपक्ष नहीं था। आपको पता है किस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष था? ये नहीं कहा। या हमारे कांग्रेस के सांसद महोदय को पता है? मैं फिर से दोहराऊंगी, मैंने ये नहीं कहा बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष में उस समय तेलुगु मैंने देशम कहा पार्टी 2 सांसद थे, कोई भी पार्टी के पास 10% नहीं था। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं महोदय, सुनिए। उस समय टीडीपी पार्टी थी, तेलुगु देशम पार्टी, उसके 23 सांसद जीत के आए थे, वो सबसे बड़ी पार्टी थी, और उसके नेता पी उपेंद्र थे, जिन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला था। इसलिए मैं बात कर रहा हूं। मैं खैर, अब आइए वर्तमान पे आते हैं। आप एक सिंपल सी बात देखिए, चलिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर तो लंबे समय रहेंगे, प्रोटेम स्पीकर तो 2 दिन के लिए था, उस पर राजनीति करने की आवश्यकता थी? वहां पर तो रिटर्न रूल नहीं है, परंपरा है कि जिसके सक्सेसिव टर्म्स होते हैं उसी को बनाया जाता है। अब अगर आप कहें नहीं सक्सेसिव को छोड़ दीजिए, अगर वो गैप के हिसाब से देखिए तो 2004 में सबसे पुराना सांसद कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस। चलिए, अटल जी तो प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तो जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया था क्या? तो फिर आपके महाराष्ट्र के बाबा साहब विखे पाटिल को क्यों बनाया था? उसी सक्सेसिव वाले फार्मूले के आधार पे। और अगर आपको याद हो तो अभी जब संसद के 75 वर्ष पूर्ण हुए तो उस समय एक ही सांसद को बोलने का मौका दिया गया था। वो कौन थी? श्रीमती मेनका गांधी। किस आधार पे? कि वो सक्सेसिव टर्म्स में लॉन्गेस्ट सर्विंग सांसद थी। क्या विपक्ष ने कोई आपत्ति की थी? नहीं की। यह दर्शाता है कि हर मुद्दे के ऊपर तथ्य जो भी हो वितंडावाद करके दिखाना है। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी बोले कि कल शाम को राजनाथ जी की बात हुई, और खड़गे जी की बात के बाद राजनाथ जी ने कॉल बैक नहीं किया। अभी राजनाथ जी की बाइट दिखाई जा रही थी, इसमें वो कह रहे हैं कल से आज तक खड़गे जी से 3 बार बात हुई। अब बकौल राहुल गांधी जी 1 बार बात हुई। अब बताइए कौन सही बोल रहा है? जिसकी बात हुई वो सही बोल रहा है या थर्ड पर्सन सही बोल रहा है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने सारी बातें पहले की भी और आज की भी बिल्कुल फैक्ट्स के बेस पे रखी, और प्रोटेम स्पीकर पर जो इनका तरीका था वो साफ दर्शाता था कि इनका उद्देश्य सवाल खड़े करना नहीं, इनका उद्देश्य बवाल खड़ा करना है। सुखदेव भगत जी, कांग्रेस पार्टी का ही देखिए, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से अच्छी स्वच्छ स्वस्थ परंपरा। चलिए मैं सवाल पर आती हूं। उस समय एक बड़ी खबर यह आ रही है कि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि ओम बिरला का समर्थन वो करेंगे। तो बड़ी चर्चा चल रही थी कि 2 पार्टियां जो अभी तक गठबंधन का हिस्सा न होने के बावजूद भी कम से कम एनडीए के साथ पिछले कार्यकाल में भी रही, इस बार क्या उनकी स्थिति होगी? तो 4 सांसदों वाली जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईआरसीपी ओम बिरला का समर्थन करने वाली है, उसकी तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है। सुखदेव भगत जी, आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि 2 बैसाखियों वाली सरकार है, पता नहीं कब गिर जाए, पता नहीं कब कौन समर्थन अपना खींच ले। हालांकि ये 4 का ही समर्थन है, लेकिन यहां पर एक आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि झारखंड से आप आते हैं, झारखंड में गठबंधन की सरकार, जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो रिक्त है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार, वहां डिप्टी स्पीकर भी कांग्रेस का है, और कर्नाटक में भी यही स्थिति है। तो क्या कांग्रेस पार्टी, जिस पर कई बार यह आरोप लगाया जाता है कि आप लोग वो चीजें, जो चीज सेंटर में घेरते हैं, वो अपने स्टेट में एक मॉडल के तौर पर क्यों नहीं पेश करते? क्या ये इस आइडिया पर विचार करेगी कांग्रेस पार्टी? श्वेता जी, श्वेता जी, प्रियंका जी ने बहुत स्पष्ट इन चीजों का कि शुरुआत किसने की, मैं उस बहस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं।
लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अभी आप प्रियंका जी मैंने नियत की बात कही, मनशा वाचा कर्मणा की बात करें सुधांशु जी, तो कितना इसमें विभेद है। तो तीनों बोलने में कुछ है, मन में कुछ है, करने में कुछ हो रहा है। और ये आशंका इसलिए है कि पिछली बार सदन में आपने देखा होगा कि जो हमारे 34% हमारे बिल 1 घंटा भी चर्चा नहीं वो पास कर दिए गए। समितियों में किसी विपक्ष के लोगों को उसमें हिस्सा नहीं दिया गया। 145 सांसदों को इस पर निलंबन किया गया। तो हम ये पूर्वाग्रह से जिस प्रकार अगर निर्णय लिए जाएंगे वो तटस्थ होकर निर्णय नहीं लेंगे तो लोक सत्ता की भाई ये हमारा लोकतंत्र खतरे में है, चिंता तो होती है। हमारी चिंता इसलिए कि हमारे जो समस्याएं हैं, जिन चीजों को लेकर राहुल गांधी जी ने सदन में प्रश्न उठाने का प्रयास किया वो म्यूट कर दिए जाते थे। हम आशंकित है कि आज भी क्या जो जनादेश हमें मिला है, देश की ज्वलंत समस्या है, मणिपुर की बातें, युवाओं की बातें, कृषकों की बातें हैं, क्या उन्हें सदन में स्थान मिला? तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो स्पीकर हैं वो तटस्थ हो। और मैं लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है। कल सारे मीडिया में चला कि केसी वेणुगोपाल जी और गिरिराज सिंह दोनों वो मिले थे, गले मिले थे। लोकतंत्र की खूबसूरती इस प्रकार की चीजें आई है। तो हम भी ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती पक्ष और विपक्ष में हो। और ये ना मैं बार बार कहूं कि लोकतंत्र ठीक है, आंकड़ों का खेल है, तो आपको जो जनादेश मिला है उसमें अहंकार का भाव ना हो, उसमें दायित्व बोध हो, ये मैं कहना चाहता हूं। वाकई मुद्दे अनेकों ऐसे हैं प्रियंका जी, जिसपे इस बार पूरा देश ये भी देख रहा है कि क्या होगा सदन में, कहीं हंगामा तो नहीं हो जाएगा। और इसीलिए केवल अगर हम स्पीकर की बात करते हैं और ये कहते हैं कि सांसदों का विश्वास, वो भरोसा कि नॉन पार्टिसन कोई रहेगा। नीलम संजीवा रेड्डी का भी दौर याद आता है, जो पार्टी ही छोड़ देते हैं अपनी, क्योंकि स्पीकर का पद जो होता है वो इन सारी चीजों से ऊपर हो जाता है। लेकिन एक देश का भी भरोसा हो जाता है कि क्या सारी चीजें सही तरीके से चलेंगी या केवल हंगामा तो नहीं होगा। ये लोग भी इस विश्वास को जानना चाहते हैं। नहीं, हंगामा कौन कर रहा है? हंगामा सत्ता पक्ष करवा रहा है। अगर सत्ता पक्ष अपनी भूमिका निभाएगी, अपनी जिम्मेदारी समझेगी, संसद की मर्यादा को समझेगी, संसद की गरिमा को समझेगी और विपक्ष की जिम्मेदारी जो देश की जनता ने उनको दी है वो समझेगी, तो वो इसी स्पिरिट में काम करेगी जैसे स्पिरिट में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे हुआ। इसलिए मैं बार बार राजनाथ सिंह जी पे आ रही हूँ। सीनियर मोस्ट एमपी होने के नाते, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होने के नाते उनको कहा गया है कि सबसे संपर्क करें, पर उनको ये दायित्व नहीं दिया गया है कि आप ये कॉल ले सकते हैं। कॉल लेंगे तो अमित शाह जी लेंगे, जेपी नड्डा जी लेंगे और नरेंद्र मोदी जी लेंगे। वो सब जो सांसद बने हैं वो काफी साल बाद राजनाथ सिंह जी के बाद बने हैं। तो दिक्कत यहां से होती है, जो परंपरा समझते हैं उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है और जो परंपरा नहीं समझते हैं वो सारा ये खेल रचा रहे हैं। हम भी नहीं चाहते हैं हंगामा हो, हम चाहते हैं संसद की परंपरा बनी रहे और ये समझे अपनी जिम्मेदारी को, दायित्व को। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमने पिछले 10 साल में देखा है कैसे हमारे माइक म्यूट करते हैं, किस तरीके से हमें डिस्क्वालीफाई करते हैं, किस तरीके से सस्पेंड करते हैं, किस तरीके से बिल्स पास होते हैं, किस तरीके से ऑर्डिनेंस लाया जाता है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी संसद में आते ही नहीं है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी अपनी चुप्पी बांधे रखते हैं अगर मणिपुर की बात हो, पेगासस की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो। प्रधानमंत्री को कितनी बार आपने आते हुए देखा है, सदन को संबोधित करते हुए देखा है, बिसाइड्स जो भी उनकी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें अब हमारा दायित्व बनता है कि इनको याद दिलाएं, पर अगर इनको सुनना ही नहीं है तो हमारी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज एन ऑपोजिशन, वो हम निभा रहे हैं। अगर आपको ये हंगामा लगता है तो ये दुखद है। हंगामा जो उकसा रहा है उससे प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। बताइए सुधांशु जी। बताते हैं। देखिए, परंपरा ये भी थी जो इन्होंने कहा सांसदों को हटाया गया। किसी विषय के लिए नोटिस दिया जाता है तो अगर एक सांसद दे देता है उसी विषय के लिए नोटिस तो बाकी लोग नहीं देते। अब इनमें प्रतिस्पर्धा थी। 50-50 सांसद एक ही विषय का 267 का नोटिस देते थे और यह परंपरा है कि अगर एक बार सभापति ने रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा नहीं देते, अगले दिन फिर देते थे और कॉमा फिर स्टॉप वही रहता था। प्रियंका जी को याद होगा उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि दिस इज नॉट एन हेल्दी प्रैक्टिस कि 5-5, 6-6, 7-7 दिन लगातार 50-50, 60-60 सांसद एक ही विषय पे बार बार रिजेक्ट होने के बाद वही दे रहे नोटिस। तो ये क्या था भाई, ये परंपरा कौन सी थी? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, मनसा वाचा कर्मणा की बात भगत जी ने बहुत अच्छी बात कही। अब ये बताइए, ये अभी आपने जगन मोहन जी का वो दिखाया, वो तो एक विषय है भाई। इंडी गठबंधन का एक घटक तो टूट गया। आम आदमी पार्टी ने औपचारिक घोषणा कर दी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन खत्म।
तो अब आम आदमी पार्टी सीटें अपने में क्यों जोड़ रहे हैं भाई? उनसे आपने पूछा कि वो आपके लिए वोट करने वाले? अब तो उसने कह दिया ना इंडी गठबंधन खत्म। और सुखदेव जी आपने बहुत अच्छी बात कही, मनसा वाचा करुणा। देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, ये वचन है। और आपके मन में क्या है? टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया वी नीड ममता बनर्जी। जयराम रमेश ने कहा हम कल्पना ही नहीं कर सकते ममता बनर्जी के बगैर इंडिया का। अब सुनिए आपके नेता बंगाल के क्या कहते हैं कि ममता बनर्जी जी की गवर्नमेंट किधर हो गई है, वो हत्याएं करवा रही है। और आप कह रहे हैं दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या हो रही, इसलिए ममता जी का साथ चाहिए। अब आप आइए केरल में गजब की लड़ाई है कम्युनिस्ट पार्टी। एनी राजा बोली, पिनारी विजयन बोले कि भाई राहुल गांधी केरल से क्यों लड़ने आ रहे हैं, यहां तो लड़ाई कांग्रेस और कम्युनिस्ट में है, बीजेपी से लड़ना है तो बीजेपी वाली जगह पे जाके क्यों नहीं लड़ना है। नहीं, मगर उसके बावजूद हम दोनों साथ साथ हैं। अभी जब प्रियंका जी वायनाड से लड़ने की बात आई तो एनी राजा ने ऑफिशियली कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी को बिल्कुल नहीं बताया गया, मगर मुस्लिम लीग ने कहा हमें बताया गया। तो मनसा वाचा कर्मणा देखिए, आप 232 में 60 सीटें एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं। तो मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, हमारे यहां तो सब एकदम सहमत है, पूरे 292 के 292 विधायक सांसद और सारे के सारे दल एक मत से, एक नेता, एक नेतृत्व और एक लोकसभा अध्यक्ष कैंडिडेट। आप क्या बताइए ना, 232 में 60 सीटें, जिसमें मैं बता रहा हूं 13 पंजाब की, 42 बंगाल की और 20 केरल की, 75 में 60 सीटें एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए। अब बताइए वहां मनसा लड़के आए हैं कि कर्मला लड़के आए हैं? और फिर उस पर आपका वाचा क्या होने वाला है, ये मैं सुनना चाहता हूं। जी सुखदेव जी बताएं। मैं आ रहा हूं, मैं घूम फिर के, मैं जिसे कहा जाए जो आप लोगों का शगल रहा है, फेनेटिज्म आपके केंद्र बिंदु, आपके न्यूक्लियस में, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। आपने केरल में क्या मुस्लिम लीग की बात में बहुत एम्फेसिस के साथ आपने इन बातों को आपने कहा है, और जो जिक्र लगातार आप कह रहे हैं कि बंगाल में किसने क्या कहा, केरल में क्या कहा। सुधांशु जी आप बता सकते हैं, नीट के बारे परीक्षा में चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार करते हैं, लेकिन नीट के बारे में मौन है, मणिपुर के बारे में मौन है। अगर गलतियां मैंने कहा कि छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति की बात वो आप में है, अगर मैं गलतियां ढूंढने लगूं तो इतनी गलतियां आएंगी कि आप इसलिए मैंने कहा कि आप बतला नहीं सकते, आप उसे बोल नहीं सकते। मैंने कहा कि हमारा प्रयास यह है कि एक स्वस्थ परंपरा, आप पीछे अतीत में जाए, स्वस्थ परंपरा की शुरुआत कैसे हो, संसदीय परंपराएं जो है, आप किसी की गलतियां ढूंढ के आप इससे बच नहीं सकते। मैंने कहा कि अंगुलियां उठा के, जो एक अंगुली कहीं और उठाते हैं, 2 अंगुलियां आपकी तरफ उठ रही है। इसलिए मैं लगातार आपसे ये इस बात को कर रहा, अनुरोध मैं कर रहा हूं कि जो जनादेश मिला है उसका सम्मान करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ना कि मैंने कहा कि ना कि आप किसी की गलतियां ढूंढे। और ये आप किसी के परिवार में क्या है, आप उस पर क्या जा रहे हैं। आपके परिवार में भी इतने छिद्र में आपको अभी मैं बतला सकता हूं, लेकिन मैंने कहा कि प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न यह है कि सदन कैसे बेहतर चले और सदन में कैसे संसदीय परंपरा को निर्वहन कैसे हो। आप बताएं कि जो भी सभापति बनाया गया है उसमें ओपोजिशन के कितने लोगों को रखा गया, जो बिल पास किए गए इतने इंपॉर्टेंट 34% बिल बिना डिबेट के पास कर दिए जाते हैं, 145 सांसदों को निलंबन कर दिया जाता है। आप संसदीय परंपराओं की बात कर रहे हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित होके वो आप सदन को नहीं चला सकते हैं। और मैं और भी एक बात कर रहा हूं, एक बात मैं आज भी आपको मैं कहता हूं कि सुधांशु जी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की आपकी उक्ति याद कराना चाहता हूं, बोलने के लिए वाणी चाहिए, लेकिन चुप रहने के लिए ना वाणी और विवेक दोनों चाहिए। मैं आपको स्मृति दिला रहा हूं, आप जिस प्रकार की बातें बतला रहे हैं, जिस प्रकार की चीजों को बतला रहे हैं, ये कोई लोकतंत्र में के लिए अच्छाई की ओर नहीं ले जा रही है। मैंने इसलिए कहा कि मैं प्रारंभ में ही कहा था कि क्षुद्रान्वेषी प्रवृत्ति आप त्यागिए। लेकिन इस समय तो सबसे बड़ी विकट स्थिति यही भी हो जाती है ना प्रियंका जी, कि जब पिछले भी हम कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया कि ऑपोजिशन की तरफ से हंगामा हो रहा है। ऑपोजिशन बोला कि सरकार ही नहीं चाहती है कि यहां पर किसी भी तरह की बहस हो, चर्चा हो किसी भी बिल को लेकर, और उसके बीच कामकाज भी आवश्यक हो जाता है। मैं पूछना चाहूंगी, फिर देश में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री दी क्यों जाती है? और अगर देश में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री है तो विपक्ष को दे दो। अगर आप चाहते हैं कि बगैर हंगामा के चले तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की जिम्मेदारी क्या है? उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अब आप सत्ता पक्ष तो सुने, क्योंकि आप सत्ता पक्ष से आए हैं, अब वहां के एमपी बनकर आए हैं,
पर जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बनते हैं, आप संवाद करते हैं विपक्ष से और विपक्ष से पूछते हैं आपके क्या मुद्दे। मैं आपसे पूछती हूँ, आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से मैं कह दूं कि मुझे मणिपुर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, मैं उनसे कह दूं जम्मू और कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्या वो इजिली मान जाएंगे? और क्या ये देश के ज्वलंत मुद्दे नहीं है? क्या मानती है कि देश के मुद्दे ये जो भी मैंने अभी सामने रखे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है? और अगर विपक्ष ये कह रहा है इस पे चर्चा हो जाए, देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, अगर आप सही हैं, आपके पास तो इतनी सारी संख्या है, 292 का हवाला रट रहे हैं बार बार सुधांशु जी, तो वो 292 आकर खड़े होकर अपनी स्पीच में बोल देंगे। आपको दिक्कत क्या है ये डिबेट पे डिस्कशन करने की? तो ये स्पिरिट होता है, मैं बार बार यही कह रही हूँ, ये परंपरा होती है, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, उसका सम्मान होता है। ठीक है सुधांशु जी, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि बहुमत से ज्यादा बढ़कर जरूरी है सहमति, तो यहाँ पर शुरुआत ही एक ऐसी नहीं उठाएंगे, पार्लियामेंट में नहीं उठाएंगे तो क्या पार्लियामेंट के बाहर उठाएंगे? आप हमें मजबूर करते हो कि पार्लियामेंट के बाहर जाकर प्रदर्शन करो, नारेबाजी करो, क्योंकि आप उसकी चर्चा पार्लियामेंट के अंदर नहीं होने देना चाह रहे हैं। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, लीडर ऑफ हाउस की जिम्मेदारी है राज्यसभा में, वो उसको भली भांति निभाएं और अपनी जिम्मेदारी समझे। मैं बार बार यही दोहरा रही हूँ। ठीक है सुधांशु जी, यही बात बताइए कि अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि बहुमत से ज्यादा जरूरी है सहमति, तो क्या उसमें विपक्ष नहीं इंक्लूडेड है? क्या जो स्पीकर को लेकर हम रस्साकशी देख रहे हैं वो केवल और केवल शक्ति प्रदर्शन ही रह जाएगा? हाँ, बता रहा हूं। देखिए, प्रियंका जी ने एक अद्भुत सुझाव दिया कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अपोजिशन से हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा ना, प्रोटेम स्पीकर 2 दिन का था, उसको लेकर विवाद क्यों मनाया, और जबकि वही परंपरा फॉलो की गई जो हमेशा से होती रही। इसलिए अपने आप में संदेह उत्पन्न होता है। दूसरी बात, जो बात कही अभी प्रियंका जी ने, एक पॉइंट और कह दूं भाई, नियम 267 के तहत मणिपुर पर बहस होनी चाहिए, इसके लिए आप लोग नारेबाजी कर रहे थे। यानी सारा काम रोको और इस पर डिस्कशन करो, जबकि उपराष्ट्रपति ने डिस्कशन शुरू कर दिया था ना, मुझे इस 182 नियम तरह नहीं 267 नियम के तहत चाहिए। चलिए, फिर अचानक जैसे ही एनसीटी का बिल आया आम आदमी पार्टी वाला, अब 267 की मांग पीछे, यानी अब मणिपुर का मुद्दा अब नहीं, पहले वो दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल पे हम डिस्कशन करने को तैयार हैं, फिर मणिपुर पे करेंगे। तो ये दर्शाता है कि हंगामा खड़ा करना महसूस था, राजनीतिक मुद्दा नहीं था। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात कही सुखदेव जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी प्रसिद्ध उक्ति थी कि बोलने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और चुप रहने के लिए विवेक की। काश ये बात राहुल गांधी जी को समझ में आई होती तो कांग्रेस 44-52 से यहां तक न पहुंची होती। और जो उन्होंने बात कही छिद्रान्वेषण की, तो मैं उक्ति बता देना चाहता हूं। एक संस्कृत का बड़ा प्रसिद्ध सुभाषित है कि कलह सर्षप मात्राणी पर छिद्राणी पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणी पश्यप न पश्यत, पश्यन्नपि न पश्यति। मतलब जो लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं वो दूसरों के तो तिल जैसे छोटे छोटे जो दोष है देखने का प्रयास करते हैं, और खुद बेल जैसे बड़े बड़े दोषों को। ठीक है सुधांशु जी, समय इतना ही है हमारे पास। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हल्ला बोल में चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन स्पीकर के पद को लेकर अब चुनाव होने वाला है। कल ये देश में लोकसभा का स्पीकर कौन होगा, एक तरफ ओम बिरला एनडीए की तरफ से और इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को सामने रखा है।